हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 का जो डीओई की तरफ से आपको प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है, जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की जो बुक है उसके पीछे है। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था। हम आज लास्ट सेक्शन करने वाले हैं, सेक्शन डी। ए बी सी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए 35 से स्टार्ट है आपका सेक्शन डी। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, शो दैट। आपको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, मतलब दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको एक ये पूरा दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, इसमें थोड़ी सी करेक्शन है तो वो मैं यहाँ कर देती हूँ। यहाँ पर प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर √7 - 6 नहीं है, यहाँ पर √5 - 2 है। ये हिंदी मीडियम वालों की में है, मतलब करेक्शन इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों की जो बुक है ना उसमें है। हिंदी मीडियम में ये सही लिखा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो 5 लिखा हुआ है, वो तो किसी भी तरीके से सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। पता है मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये एक एक रैशनल नंबर लिया और इसको पहले क्या किया, रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि आपको दिख रहा है इन सबके नीचे यहाँ रूट में है, और डिनोमिनेटर में रूट तो हम कभी भी नहीं छोड़ते ना, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले मैंने 1/3 माइनस √8 को रैशनलाइज किया, तो मल्टीप्लाई होगा 3 + √8 अपॉन में 3 + √8। ठीक है ना, तो ये आ गया 3 + √8 और यहाँ पर आ गया 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी में आइडेंटिटी में यहाँ लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3 + √8 और यहाँ पर आ गया 9 माइनस का 8। तो 3 + √8 मेरा आंसर आ गया, इसको रैशनलाइज करके। उसी तरीके से फिर मैंने इसको रैशनलाइज किया, तो अब मल्टीप्लाई करूंगी √8 माइनस √7 से, तो यहाँ पर भी √8 माइनस का √7। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा √8 माइनस का √7 और यहाँ पर आ जाएगा √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, तो √8 माइनस का √7 अपॉन में 8, √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा और √7 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर √8 माइनस का √7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से फिर मैंने इसको रैशनलाइज किया, तो 1/में √7 माइनस √6 था, तो इंटू में √7 + √6 से इंटू होगा, तो ये आपका आ जाएगा √7 + √6 और यहाँ पर आ जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया √7 + √6 अपॉन में 1 आएगा, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो ये भी रैशनलाइज हो गए, 3 हो गए, लास्ट के 2 रह गए हैं, तो इनको और रैशनलाइज मैंने यहाँ पर कर लिया। एक मिनट, ठीक है, तो अब मैंने किसको किया, 1 + √6 माइनस √5 को, तो इंटू करूंगी तो √6 + √5 से होगा इंटू, तो ठीक है, तो √6 + √5 ऊपर आ गया और नीचे आ जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा √6 + √5 पूरा रैशनलाइज करके। ठीक है, इसके नीचे 1 है, आप लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। एक लास्ट रह गया, उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट वाला है मेरा 1/में √5 माइनस का 2। चलिए इसको भी रैशनलाइज करते हैं यहाँ पर, तो ये इसको इंटू किससे करूंगी मैं, √5 + 2 से, तो ये हो जाएगा मेरा √5 + 2 और यहाँ पर आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √5 + 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5 - 4, तो √5 + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने इन सबको रैशनलाइज तो कर लिया, इन सबके आंसर भी आ गए, एक का ये आया, फिर ये आया, फिर यहाँ पर ये है, और इसमें ये आया और इसमें ये आया। ठीक है ना, अब मैं ये सारे आंसर्स यहाँ पर पुट कर देती हूँ इन सब की जगह। ठीक है, तो 1/3 माइनस √8 की जगह मैं लिखूंगी 3 + √8, ये लिखूंगी ना, फिर माइनस का साइन लगा के इसकी जगह पे ये लिखूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं, इसकी वैल्यू थी √8 माइनस √7 प्लस इसकी वैल्यू थी √7 प्लस √6, इसकी वैल्यू थी यहाँ पर √6 प्लस √5। एक बार चेक कर लेते हैं, यही वैल्यूज है ना, कहीं गलत हो जाए, तो √6 प्लस √5, हाँ ठीक है, और एक लास्ट रह गया, उसकी थी आपके पास √5 प्लस का 2। ठीक है ना, अब देखो आप इसे खोल लो,
बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, एक बार पहले पीछे चेक कर लेते हैं, सब चीजें सही लिखी है ना हमने यहाँ पर आपकी। ठीक है, तो मैंने, एक सेकेंड, शायद से ना यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये माइनस से ही सॉल्व होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना करेक्शन है बहुत ज्यादा। मैंने इसे सॉल्व किया था तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये जो आपके पास है यहाँ पर, ये माइनस का ये सही है। ठीक है ना, देखो करेक्शन कैसे मुझे पता चल रही है, आप ये देखो, अगर आप इसको इससे कट कर दो तो ये कट हो रहा है इजिली, उसी तरीके से ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, तो 3 + 2 5 बचना चाहिए, है ना। लेकिन अब आप देखो यहाँ पर आपके पास जो है एक √7 दोनों ये बच रहे हैं, तो इनके साइन अपोजिट होने चाहिए ना, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वरना ये कटेंगे कैसे, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि यहाँ पर अभी एक और करेक्शन है यहाँ, तो ये जो है ना ये यहाँ पर माइनस का ही है इसका मतलब, तो हम इसको यहाँ पर माइनस का करते हैं। उसके बाद अब आपका यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये कट होगा ही होगा, ये क्वेश्चन में ही करेक्शन है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों की में कुछ ना कुछ करेक्शन है इसके अंदर। तो यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रख देते हैं ये। ठीक है, तो ये प्लस का है, अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज होगा ही होगा, तो प्लस का है तब ये माइनस का बन जाएगा। अब ये कट हो गया ना, तो 3 + 2 बचा, तो आ गया आपके पास 5 = राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका मतलब एक करेक्शन है यहाँ पर क्वेश्चन में, बस वो ये है, इसकी जगह √5 - 2 आएगा, आप इसका ध्यान रखिएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन अब ये ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से आपके पास फैक्टराइज करना है, व्यंजक आपको एक ये दे रखा है कि गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखो ये देख के मुझे पता चल रहा है इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब के साथ लिखे हुए हैं, ये x³ और y³ है। तो पहले मैंने इसको ही थोड़ा सा खोल लिया, 8 को मैंने लिख दिया 2 और x का पूरा होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब ही होता है ना। उसी तरीके इसको मैंने 3 का क्यूब लिख दिया। ठीक है ना, और उसके बाद मैंने यहां से इन दोनों में से 18xy मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, तो मेरा 2x + 3y बचा। ठीक है, इसको फिलहाल अभी ऐसे ही रहने दो। अब आप देखो 18xy को आप ये लिख सकते हो 3ab, मल्टीप्लाई करोगे तो 18xy ही आएगा। अब आपको पता चल रहा है ना यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पर a + b के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है, और वो होती क्या है आपके पास, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में होती है a + b, और आप देखो a³ b³ 3ab और a + b बन गई ना पूरी आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये 2x + 3y का होल क्यूब है जो आपको दे रखा था। तो जब भी ऐसे आपके पास क्यूब वाले क्वेश्चन आए ना, तो आप देखते ही समझ जाया करो इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही है, तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ गए। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 37 में 2 पार्ट्स हैं, और उसके बाद और एक इंटरनल चॉइस भी आपको दे रखी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। फिगर दे रखी है, कह रहा है इन ट्राइंगल ABC the sides AB and AC are produced to P and Q respectively. If the bisector of angle PBC and QCB intersect at A point O, prove that angle BOC is equals to 90 minus half angle A. त्रिभुज की भुजाएं AB और AC को क्रमशः P तथा Q पर बढ़ाया गया यदि PBC कोण तथा QCB कोण के समद्विभाजक क्रमशः BO तथा CO बिंदु O पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि BOC जो है वो 90 माइनस हाफ A कोण के होगी। ठीक है, देखो आपको पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं, फिगर से ही समझते हैं। आपको ये दो साइड दे रखी है AB और CD, आपने इनको आगे बढ़ा दिया है, आगे बढ़ा के ये P और Q तक बढ़ाया है आपने।
ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है जो ये PBC, ठीक है, मैं इस वाली आकृति में बताती हूँ, फिर उसमें हम अपना सॉल्यूशन समझेंगे। ये ठीक है ना, उसी तरीके से QCB, ये ठीक है, तो जो ये BO है और CO है इसको बराबर काट रहे हैं, इसका मतलब जो ये वाला कोण है और जो यहाँ पर जो छोटा सा कोण है ये दोनों कोण इक्वल होंगे, ये आपको कह रहा है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, जो BOC है आपके पास, BOC ये वाला, ये 90 माइनस हाफ है इसके, ठीक है। क्वेश्चन आपको पता चल गया आपको क्या करना है यहाँ पर। तो देखो जो आपको ये दे रखा है ना कि ये बाइसेक्टर है, समद्विभाजक जो है, हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर जो ये आपका ABC है, एक ये वाला, ठीक है, और CBP ये पूरा, ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि AP मेरी स्ट्रेट लाइन है, बना रहे नहीं बना रहे, तो चलो उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर। सिंस एंगल ABC एंड एंगल CBP फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है। इसका मतलब जब ये एक लाइन पे जो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180, तो इसका मतलब ABC प्लस CBP ये तो फिर 180 होगा मिलके। अब ABC इसको मैं खाली यही लिख देती हूँ कि B है ये, ठीक है, और CBP ये पूरा, तो ये तो एंगल 1 है। अब देखो अभी आपको वो बोल रहा था कि जो ये BO है ये बाइसेक्टर है, तो इस वाले एंगल को जो मैं ये शेड कर रही हूं यहाँ पर और इस वाले एंगल को बराबर काट के जा रही है, तो इसका मतलब ये एंगल 1 है तो फिर ये भी एंगल 1 ही होगा, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर फिर 2 एंगल 1 लिख दूं इज इक्वल टू 180, पर रीजन में लिखना पड़ेगा मेरे को कि BO जो है वो संधिभाजक है किसके, कौन से कोण के, CBP के। तो BO इज द बाइसेक्टर ऑफ कोण CBP, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, ये 2 एंगल 1 मैंने ऐसे ही रहने दिया और इसको यहाँ पर ले गई 180 माइनस का एंगल B। अब इस 1 को मैं नीचे ले आई तो 180 के नीचे आएगा तो 90 बन जाएगा और एंगल B के नीचे आएगा तो एंगल B/2 बन जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब आप उसी तरीके से इस साइड पे आ जाओ, तो ये वाला जो एंगल है और जो ये पूरा है फिर ये एक ही रेखा पे है, एक ही रेखा खंड में है ना, AQ पे, और जब सीधी रेखा खंड में होते हैं तो इनका योग भी 180 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल ACB एंड एंगल QCB ये भी मेरे लीनियर पेयर है, तो फिर इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180। अब फिर वही बात, आप इसको एंगल C लिख लो और इसको लिख दो 2 एंगल 2, ठीक है ना। अब 2 एंगल 2 आया कैसे यहाँ पर, तो देखो ये वाला जो आपके पास है ये एंगल 2 है और आपको पता है कि जो OC है वो संधिभाजक है, बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब फिर ये भी तो एंगल 2 ही होगा, है ना। तो इन दोनों की जगह मैंने 2 एंगल 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर रीजन वही लिखना पड़ेगा मुझको, क्या लिखना पड़ेगा कि जो CO है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QCB, ठीक है ना। अब मैंने ये 2 एंगल C यही रहने दिया और 180 माइनस C कर दिया। अब इस 2 को जब उधर लेके आऊंगी 180 से डिवाइड किया तो 90 और C से डिवाइड किया तो एंगल C/2, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब आप अपने इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ जिसमें आपको ये BOC जो है प्रूव करना है, छोटे वाला जो ये नीचे ट्राइंगल आपका बना हुआ है BOC, ठीक है। तो देखो अब आप करोगे कैसे, आपको पता है कि इसमें तीनों एंगल्स जो है, एक एंगल 1 है आपके पास, एक एंगल 2 है और एक आपके पास है यहाँ पर कौन सा एंगल है, ये वाला BOC, ये तीनों आपके पास 180 होंगे क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, है ना। अब एंगल 1 की जगह तो मैंने यहाँ लिख दिया 90 माइनस एंगल B/2 और ऐसे ही एंगल 2 की जगह भी ये लिख दिया, ये कहां से आया, ठीक है ना। आप यही सोच रहे हो ना ये 90 माइनस एंगल B/2 कहां से आया, तो देखो अभी तो आपने यहाँ पर वैल्यू निकाली है एंगल 1 की और एंगल 2 की, वही वैल्यूज को मैंने क्या किया यहाँ पर पुट कर दिया,
ठीक है, अब ये 90 प्लस 90 हो गया 180, और यहाँ पर आ गया आपके पास एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन में 2, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पर क्या किया, देखो ये जो ये 180 है, ये 180 से 180 तो कट हो गया, अब ये बी, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, तो बी ओ सी कितना आ गया आपके पास, एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन में 2। यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो एंगल बी ओ सी आप यही रहने दो, ये हाफ जरा आप बाहर ले लो, ठीक है। अब बी प्लस सी, बी प्लस सी, तो आप इसको, ये बी यही वाला तो था जो हमने पीछे कहा था, हम इसको बी लिख देते और इसको सी लिख देते हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 180 माइनस ए, क्योंकि हमको पता है अगर हम ऊपर वाला ट्रायंगल देखें तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो बी प्लस सी ऐसे तो आएगा यहाँ पर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर ले आई माइनस का, तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब बी ओ सी किसके इक्वल आ गया, ये 2 इसके साथ डिवाइड का है तो 90 आ गया, और एंगल ए के साथ डिवाइड का है तो ये आ गया, और आपको यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, उसमें भी ऐसे ही कुछ प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। तो देखो सेकेंड पार्ट है आपके पास, लिखा है आप पे, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, प्रूफ दैट बीओसी इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ए। त्रिभुज में बी, कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि बीओसी जो है वो 90 प्लस हाफ ए होगा, कोण ए होगा। तो देखो वैसे अगर हम देखें ना तो ए और बी में प्रूफ तो एक जैसा से ही करना है ना, बस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अलग है और फिगर भी अलग है ना। सबसे पहली बात इसमें मैं एक चीज करूंगी कि इसको मैं यहाँ पर एंगल 1 मान लूंगी और यहाँ पर 2 मान लूंगी अपनी फिगर में, ठीक है ना। तो आपको भी अगर आप ऐसा कुछ मानोगे क्वेश्चन में तो आपको यहाँ फिगर में पहले लिखना है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर कह रहा है कि ये बाइसेक्टर है बीओ और ओसी, इसका मतलब ये एंगल 1 है, तो इसका मतलब ये भी एंगल 1 होगा, और ये एंगल 2 है तो इसका मतलब ये भी एंगल 2 होगा, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब, समद्विभाजक का मतलब तो यही होता है ना, बराबर काट रहे, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री तो होगा, तो इसलिए ये एंगल 1 था तो मैंने एंगल 1 लिख दिया, और 2 था तो 2 लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि जो आपके पास ट्रायंगल है एबीसी, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें ए बी सी और ए सी बी कहां पर कट होके कहां मिल रहे इनके बाइसेक्टर, ओ पॉइंट पे, यही है प्रूव। आपको क्या करना है, ये करना है, तो गिवन और प्रूव आप लिख लेना। अब मैं सीधा यहाँ पर आंसर शुरू करवा रही हूँ, तो इन ट्राइंगल बीओसी, आप छोटे वाले ट्राइंगल में देखो पहले जो अंदर बन रहा है, आपको पता है इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी, ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। आप इसको फर्स्ट मान लो। अब जरा आप बड़े वाले ट्राइंगल में देख लो, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर आप इस ट्राइंगल में देखो तो, ठीक है, देखो यहाँ पर आपको पता है कि इनका तीनों का योग ए और ये पूरा बी, ये पूरा और ये पूरा सी, इन तीनों का भी 180 होगा, ठीक है ना। तो चलिए लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए को तो आप ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल, इसको एंगल बी को मैं 2 एंगल 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 और 1 मिलके 2, 2 एंगल हो गए, तो 2 एंगल 1, ऐसे मैंने इसको 2 एंगल 2 लिख दिया, ठीक है यहाँ तक। अब आपको यहाँ पर देखो क्या करना है, यहां से मैं इसको इधर ले आती हूँ, तो 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए आ गया। अब इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बचा, और यहाँ पर बचा 180 माइनस एंगल ए। अब इस 2 को मैं नीचे ले आई, मल्टीप्लाई का तो उधर जाके डिवाइड का, 180 के साथ 2 को डिवाइड किया तो 90 आया, और एंगल ए के साथ किया तो ये आया, ठीक है। अब आप अपनी इक्वेशन 1 पे आ जाओ जरा, इसमें पुट कर देते हैं, ऐसा करते हैं हम इसकी वैल्यू, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। चलो और आसान हो जाएगा इसको अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 मेरे पास यहाँ पर है एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। अब मैंने पता है क्या किया, इस 1 और 2 की जगह इसकी वैल्यू ये रख दी, 90 माइनस एंगल A/2 रख सकती हूँ ना मैं। ये प्लस का एंगल BOC ऐसी है इज इक्वल टू 180। अब देखो ये 90 जब उधर जाएगा 180 के साथ माइनस हो जाएगा तो 90 बचेगा, और A/2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो चलिए वो चीज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और आपको यही प्रूफ करना था। देखो हो गया ना प्रूफ यहाँ पर, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड था ना ये आपका आसान सा क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले से थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है ये आपके पास, ठीक है। चलिए अब इसका और वाला पार्ट भी देख लेते हैं जो इंटरनल चॉइस में आपके पास। If the bisector of an angle of a triangle also bisect the opposite side, prove that the triangle is isosceles. यदि एक त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करे तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा। देखो आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, अगर उसका एक एंगल का जो बाइसेक्टर है वो किसी उसकी अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, साइड को मतलब दो इक्वल भागों में बांट रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो वो ट्रायंगल है आपका त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल है। तो इसके लिए भी फिगर चाहिएगी, पर यहाँ पर हमारे को फिगर नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं हम खुद से बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हम खुद से बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको नाम भी दे देते हैं हम A, B और C, और ये मैंने बाइसेक्टर बना लिया AD। तो ये इस एंगल को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है एंगल A को, साथ के साथ ही ये BD BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब BD इज इक्वल्स टू DC होगा ना। तो AD इज द बाइसेक्टर, मैं यहां लिख देती हूँ। तो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड साइड BC, इनका बाइसेक्टर है ये, ठीक है। तो इसका मतलब BD इज इक्वल्स टू DC होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं पता है, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करती हूँ मैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ, सर्वांग सम। तो फिर मेरी दो साइड्स इक्वल हो पाएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब तीन चीजें चाहिए, एक चीज तो मुझे दिख ही रही है यहाँ पर उबेनिष्ट है AD और AD, और एक मुझे दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि AD जो है ये मेरा बाइसेक्टर है एंगल A का, ठीक है ना। तो इसका मतलब DAB जो है वो किसके इक्वल होगा, DAC के, और AD जो है वो क्या है हमारा बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है ना ये कोण A का AD, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। और एक मैंने लिख दिया AD इज इक्वल टू AD, उभयनिष्ठ है ये, मतलब कि कॉमन है ये, ठीक है। अब एक चीज और चाहिए, अब एक चीज तो अभी पता है BD इज इक्वल टू DC है, क्यों? क्योंकि AD बाइसेक्ट भी तो कर रहा है अपोजिट साइड को, सम्मुख भुजा को भी तो काटा है वो बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रायंगल ABD जो है वो क्या हो गया आपका यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, ACD के, साइड एंगल साइड से। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं AB इज इक्वल टू AC लिख सकती हूँ CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जिस भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है वो ट्रायंगल तो मेरे पास कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब ABC क्या है मेरा, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका सिद्ध हो गया, और क्वेश्चन भी 37 कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 38 आपके पास कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो कंस्ट्रक्शन में कुछ टॉपिक्स आपके पास कटे हुए हैं, तो ये डिलीटेड सिलेबस वाला है जिसमें पेरीमीटर आपका कटा हुआ था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 करना है आपको क्योंकि ये आपका चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है और उसमें से कोई भी टॉपिक नहीं कटा है शायद, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब ये दोनों क्वेश्चंस करने कैसे हैं वो भी देखते हैं। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%, प्रूव दैट द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय 33.1% अप्रोक्सीमेटली। एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, सिद्ध कीजिए कि इस गोले के आयतन में 33.1% की वृद्धि होगी। देखो आपके पास एक स्फीयर है गोला, कह रहा है अगर उसकी रेडियस 10% से बढ़ा दूं
कि त्रिज्या 10% से बढ़ा दे तो उसका जो आयतन है, मतलब जो उसकी वॉल्यूम है, वो इतने परसेंट से इंक्रीज होगी ही होगी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो आयतन होता क्या है गोले का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास जो है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यही आर को मैंने क्या किया, 10% बढ़ा दिया। ठीक है, तो 10% इंक्रीज इन रेडियस, तो कितना आएगा 10% ऑफ आर। तो फिर बड़ी हुई त्रिज्या होगी कितनी, जितनी पहले थी उसमें उसका 10% जोड़ देती हूँ। तो पहले आर थी तो उसका 10%, जीरो से जीरो काट दिया। ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये बेस सेम कर लिया ताकि मैं इनको जोड़ सकूं। तो वो आ गई मेरी जो बड़ी हुई त्रिज्या है, वो ये आ गई। इसका मतलब अब जो आयतन आएगा मेरा गोले का वो क्या होगा, अब उसका आयतन हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई। अब आर की जगह मैं क्या रखने वाली हूँ, 11r अपॉन में 10 का क्यूब, क्योंकि अब मेरी नई वाली त्रिज्या ये हो गई है। ठीक है, तो 4/3 पाई को आप ऐसे ही रहने दो, 11 का जब आप क्यूब करोगे 1331 आर क्यूब, और 10 का जब आप क्यूब करोगे तो 1000। ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हो ना फिर, 4/3 पाई तो आप ऐसे ही रहने दो, और इसको लिख दो 1.331 आर क्यूब। तो इसका मतलब आपको पुरानी वॉल्यूम ये मिल गई और नई वाली वॉल्यूम मिल गई, लेकिन आपको ये बताना है कि वॉल्यूम में इतने परसेंट से इंक्रीज हुई है। तो उसके लिए ना पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि इंक्रीज एक्चुअल में हुआ कितना है। तो अगर मैं इस नई वाली में से पुरानी वाला माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना चेंज आया है, तो चलिए वही यहाँ हम करते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं कि आयतन में चेंज आया कितना है। तो नई वाली वॉल्यूम थी 4/3 पाई 1.331 आर क्यूब, इसमें से पुरानी वाली माइनस कर देती हूँ। ठीक है, यहां से मैंने 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया, तो 1.331 माइनस का 1 बचा, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, तो सारा बाहर निकल गया कॉमन में ही, तो 1 बचा मेरे पास। तो इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 0.331, इतना चेंज आया। ठीक है, चलिए अब परसेंटेज निकालते हैं कितने परसेंट से चेंज आया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो जितना चेंज आया वो हम ऊपर रखते हैं, तो यही आया ना चेंज जो माइनस करके आया, डिवाइड में रखते हैं जो ओरिजिनल था, तो ओरिजिनल मेरे पास ये था, और मल्टीप्लाई में करते हैं 100, क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो ये तो पूरा कट हो गया, यही बचा आपके पास। यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे आप इसमें 1000 लगा दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो आपका आंसर कितना आ गया 33.1%। और आपको यही बताना था कि उसकी वॉल्यूम इतने परसेंट से इंक्रीज हुई है, तो ये आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया, आ गया ना आंसर वही, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके साथ एक इंटरनल चॉइस में भी दे रखा है, उसको भी देखते हैं। चलो, यहाँ पर क्वेश्चन आप द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2 एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 616, फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है तथा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, आपको यहाँ पर अनुपात दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA और TSA का आपको रेशो दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम वही लिख लेते हैं जो दे रखा है। तो CSA अपॉन में TSA आपको दे रखा है 1:2। तो CSA होता क्या है मेरे पास बेलन का 2πRH, और TSA होता है मेरे पास 2πR ब्रैकेट में H+R इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, अब देखो इस 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, R से R कट गया, तो आपके पास यही तो बचा, यही बचा ना आपके पास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2H इज इक्वल टू H+R, और इस H को मैं इधर ले आती हूँ, तो यहां से मेरे पास H इज इक्वल टू R आ गया। ठीक है, अब TSA होता क्या है मेरे पास 2πR।
ठीक है ना। ब्रैकेट में h प्लस आर, मैं ये दोबारा क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे टीएसए दे रखा है 616, तो इसकी जगह मैंने 616 लिख दिया, 2 को ऐसे ही रहने दिया, पाई की जगह पाई लिख दिया, और आर मुझे यहाँ पर है तो आर को आर रहने दिया। अब देखो एच की जगह भी मैंने आर ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि अभी मैंने यहाँ से किया था कि एच जो है वो आर के बराबर है, ठीक है ना। तो ये मेरा आ गया 616 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 4r इंटू में 2r, ठीक है यहां तक। अब आपको क्या करना है, देखो 4r और 2r, ये आपके पास बन गया 8, 2 4 जा 8 और r स्क्वायर, ठीक है। अब 6 8 को आप नीचे ले आओ और यहां पर आ जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, कट कर सकते हो या आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो अगर मैं 616 को 8 से कट करूँ ना, तो ये डायरेक्ट 77 में कट हो रहा है, ठीक है। और आर स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 539। अब मुझको ये देखना है क्या 539 किसी का रूट होता है, तभी तो मैं अपना आर स्क्वायर निकाल पाऊंगी, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इस आर स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, ठीक है। ठीक है, आर स्क्वायर तो आपका यहाँ पर निकल गया। अब आपको वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की जगह 22/7 रखा, अच्छा एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पाई की वैल्यू रखी थी, बिल्कुल 22/7 रखी थी। अच्छा अच्छा देखो, मैं इस 7 को यहाँ ले गई तो ये मल्टीप्लाई का हो गया, और 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि 22 से करना था, है ना। तो ये 44 आएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो 44r इंटू में 2r ऐसी ही आपके पास ये, ठीक है ना। r प्लस आर जो है ये आपके पास 2r आ गया ना यहाँ पर, तो 44 को 2 से किया तो अब 88 आ गया आपका यहाँ, ठीक है ना। अच्छा ये तभी यहाँ पर r जो है वो नहीं आ रहा था, चलो उसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, फिर उसमें पुट कर देंगे बस, फिर तो हमारा आंसर आ ही गया है। तो अब 616 को आप क्या करोगे, 7 से तो इंटू करोगे और 88 से डिवाइड करोगे, है ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप चाहो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो आप 616 को पहले 88 से डिवाइड करके देख लो, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल ये 616 इससे पूरा पूरा कट हो रहा है 7 पे, तो इसका मतलब आर आपके पास कितना आ गया 7। अब वही 7 आप यहां रख दो, ठीक है। अब बात आती है एच की, तो अभी तो हमने किया था एच आर के बराबर है, तो मैंने उसको भी 7 ही रख दिया, एच इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। अब इस 7 से 7 काट दिया तो 22 इंटू में 49 बचा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। और आपको वॉल्यूम ही निकालनी थी, आयतन निकालना था, किसका, बेलन का, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 39। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपको चॉइस दे रखी है, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन आपके पास मीन वाले हैं, तो मीन वाला क्वेश्चन तो इस बार हमारे पास है ही नहीं। चैप्टर नंबर 14 की लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास डिलीटेड सिलेबस में, वो तो ओमिटेड है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है पूरा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस पेपर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना प्रैक्टिस पेपर 2 शुरू करेंगे, इतना आप अपना प्रैक्टिस पेपर 1 कंप्लीट कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।